इतिहास के पन्नों से भविष्य की तकनीक तक जिज्ञासा को ज्ञान से जोड़ने का केंद्र द नॉलेज नेक्सस में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून पर बात करने वाले हैं जिसने सिर्फ कुछ नियम नहीं बदले बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप के मुस्तकबिल को एक नया आकार दिया। ये भारत के संवैधानिक इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। और यही सवाल इस अधिनियम की बिल्कुल जड़ में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये तो भारत के भविष्य के लिए ब्रिटिश सरकार का एक बहुत ही पेचीदा, एक महत्वाकांक्षी विजन था, जिसे कह सकते हैं भारत पर थोपा गया था। तो आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, 1920 के दशक तक आते आते ब्रिटिश इंडिया में सियासी माहौल एकदम गर्मा चुका था। एक बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। असल में ये पूरा दशक ही उथल-पुथल से भरा था। 1919 में जो कानून आया था वो फेल हो रहा था और ऊपर से गांधी जी के आंदोलनों ने पूरे देश को जगा दिया था। इन सब घटनाओं ने मिलकर अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि भाई अब एक नया, ज्यादा मजबूत कानून लाना ही पड़ेगा। लेकिन एक नए कानून तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। रास्ता बहुत टेढ़ा-मेढ़ा था। इसमें बॉयकॉट हुए, विरोध प्रदर्शन हुए और जबरदस्त बहसें हुई, जहां हर कोई अपने अपने हक के लिए लड़ रहा था। अब साइमन कमीशन के खिलाफ सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? सोचिए, एक कमीशन बनाया गया है भारत का सियासी भविष्य तय करने के लिए, और उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं है। इसे एक राष्ट्रीय अपमान की तरह देखा गया और पूरे देश में साइमन गो बैक के नारों के साथ जोरदार विरोध हुआ। ये लॉर्ड बर्किनहेड की एक तरह की चुनौती थी, एक तंज था। उन्हें लगता था कि भारतीय कभी एकमत हो ही नहीं सकते। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया गया। भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे हम 1928 की नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये वो मंच था जहां नए संविधान की हर छोटी बड़ी बात पर तीखी बहस हुई। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर दलितों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और रियासतों के राजा महाराजा अपने फायदे देख रहे थे। ऊपर से कांग्रेस ने भी हिस्सा नहीं लिया, जिससे किसी एक नतीजे पर पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो सालों की इस खींचतान और बहस के बाद जो चीज निकल कर आई वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये कोई छोटा मोटा दस्तावेज नहीं था, बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा पेचीदा था, जिसमें 14 हिस्से और 10 शेड्यूल थे। इस कानून का सबसे बड़ा सपना था एक अखंड भारत बनाना। यह पहली बार था कि ब्रिटिश भारत और सैकड़ों रियासतों को एक साथ एक सिस्टम के तहत लाने की कल्पना की गई थी। इस एक्ट का एक सबसे बड़ा और शायद सबसे कामयाब बदलाव प्रांतों में आया। इसने द्वैध शासन यानी दोहरी सरकार के उलझे हुए सिस्टम को खत्म कर दिया और भारतीय नेताओं को प्रांतीय स्तर पर पहली बार असली ताकत दी। ये सेल्फ रूल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन सेंटर में कहानी बिल्कुल अलग थी। यहां द्वैध शासन लागू किया गया। इसे ऐसे समझिए जैसे गाड़ी के 2 ड्राइवर हों। डिफेंस, विदेश मामले, इन जैसे जरूरी सब्जेक्ट्स का स्टीयरिंग व्हील तो गवर्नर जनरल के हाथ में था और बाकी के विभाग भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। मतलब असली कंट्रोल अभी भी अंग्रेजों के पास ही था। अब शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ? एक्ट ने 3 लिस्ट बनाई। फेडरल लिस्ट यानी केंद्र के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट यानी राज्यों के लिए, और कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर दोनों कानून बना सकते थे। कमाल की बात यह है कि यह ढांचा एक ऐसी विरासत बना जिसका असर आजाद भारत के संविधान पर भी पड़ना था। तो चलिए अब देखते हैं कि कागज पर जो वादे किए गए थे और असलियत में जो हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क क्यों था। यह था 1935 के एक्ट का सबसे बड़ा सपना, सबसे अहम हिस्सा, एक संयुक्त भारत। और सच ये है कि एक्ट का ये सबसे जरूरी हिस्सा, अखिल भारतीय संघ, कभी बना ही नहीं, कभी वजूद में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि देसी रियासतों को शामिल होने या ना होने की आज़ादी थी और वो अपनी ताकत छोड़कर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आने को तैयार नहीं थे। उनके मना करने से ये बड़ा सपना बस कागज पर ही रह गया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पूरा एक्ट ही फेल हो गया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। फेडरल वाला हिस्सा तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, लेकिन एक्ट के दूसरे बड़े हिस्से वाकई में लागू किए गए। एक्ट का जो सबसे कामयाब हिस्सा रहा वो था प्रांतीय स्वायत्तता। इसे लागू किया गया और 1937 में 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में चुनाव हुए, जिसके बाद भारतीय मंत्रियों की सरकारें बनी। ये पहली बार था जब भारतीयों ने इतने बड़े पैमाने पर अपनी सरकार चलाई।
तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस एक्ट का असली मतलब क्या था? इसका दूर तक जाने वाला असर क्या हुआ? तो आखिर इसकी विरासत क्या रही? देखिए, विडंबना यह है कि इस ब्रिटिश निर्मित एक्ट ने अपनी सारी नाकामियों के बावजूद अनजाने में मॉडर्न इंडिया के लिए एक ढांचा तैयार कर दिया। हमारे संविधान की कई बड़ी बातें, फेडरल स्ट्रक्चर से लेकर शक्तियों के बंटवारे तक, सीधे सीधे इसी कानून से ली गई हैं। और यही इस एक्ट की विरासत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक ऐसा कानून जिसे लगभग सबने नकार दिया, फिर भी वो एक आजाद देश की नींव बन गया। ये सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। द नॉलेज नेक्सस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा।